गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये टेस्ट नंबर 121 है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए, और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 121 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसका पहला प्रश्न, मकड़ियों के द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है वो क्या कहलाता है? टसर रेशम, मूंगा रेशम, गॉसमिर रेशम, इरी रेशम। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गॉसमिर रेशम। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम गॉसमिर रेशम कहलाता है। कच्चे रेशम यानी प्राकृतिक रेशम के उत्पादन के लिए रेशमी कीड़ों का पालन करना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर या सिल्क फॉर्मिंग। और रेशम कीट रेशा यानी इंसेक्ट फाइबर होता है, जिसे रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। और कीट का जो प्यूपा होता है, कीट के प्यूपा के द्वारा धागे को स्वयं के शरीर पर लपेटने से जो है इस कोकून का निर्माण होता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो। देखिए, भारत में रेशम की जो है 5 वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन होता है, और भारत रेशम की 5 वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करने वाला अकेला देश है। कौन सी है वो 5 वाणिज्यिक किस्में? मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा। और भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। ठीक है, और मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम गॉसमिर रेशम कहलाता है, तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जब चींटी काटती है तो क्या अंतक्षेपित कर देती है, क्या छोड़ती है वो शरीर में? मेथेनॉल, फॉर्मिक अम्ल। बताइए क्या छोड़ती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है वो, फॉर्मिक एसिड। तो चींटियों के काटने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द और चुनचुनाहट का आभास होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नेफेंथीज खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एक पौधा निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी मिलेगा मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर, तो बी है इसका आंसर इनमें से। देखिए, घटपर्णी यानी नेफेंथीज पिचर प्लांट द्विदलीय वर्ग नेफेंथीज कुल का कीटभक्षी पौधा है। नेफेंथीज खासियाना यानी घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये जो पौधे होते हैं वो ऐसे स्थान पर पनपते हैं जहाँ नाइट्रेट का अभाव रहता है, अथवा वे जमीन की नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है, और इसे प्राप्त करने के लिए पौधे निकट आने वाले कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापमान के बराबर बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड, जैसे कि मनुष्य। ठीक है, अपने शरीर का तापमान तापक्रम के से ऊंचा नीचा तो रखता नहीं है। ठीक है, हमेशा एक जैसा बनाए रखता है, और वातावरण के तापमान के बराबर बनाए रखता है। ठीक है, हमेशा एक जैसे रहता है उनके शरीर का तापक्रम, यानी समतापी। ठीक है, होमोथर्मल अथवा उनको बोलते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु या वार्म ब्लडेड, जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक जैसा रहता है। और इसके अंतर्गत आएगा पक्षी और स्तनधारी। जबकि असमतापी की बात करें यानी कोल्ड ब्लडेड, जैसे कि मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, ये होते हैं, इनके शरीर का जो ताप है वो वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मीन यानी मछली है? रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश। कैटफिश इसमें वास्तविक मछली है। ठीक है, बाकी सब मछलियां नहीं है। तो जो कैटफिश है वो वास्तविक मछली है। रजत मीन की बात करें यानी सिल्वर फिश की, तो एक छोटा पंखहीन कीट है वो। क्रेफिश की बात करें तो एक कड़े खोल वाला जानवर है, और जेलीफिश की बात करें तो मछली की श्रेणी में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सांप के जो जहरीले विषदंत होते हैं वो रूपांतरित होते हैं किसका?
ये प्रश्न कई बार एसएससी में भी पूछा है, ठीक है, स्टेट के एग्जाम में भी पूछा है, और इसका उत्तर है जंभिका दंत के, डी है इसका आंसर। देखिए, विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं, और यह जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में स्थित विष ग्रंथियों से संबंधित होते हैं। तो डी करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर काऊ में भी मिलेंगे आपको, बफेलो में भी मिलेंगे, हिरण में मिलेंगे, जेब्रा में मिलेंगे, घोड़े में मिलेंगे। गीदड़ के तो नेल्स नाखून होते हैं, ठीक है, तो गीदड़ को छोड़कर बाकी सब में खुर होते हैं, और गीदड़ के जो पैर हैं वो नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। जुगनू निम्नलिखित में से होता है क्या है? जुगनू इंसेक्ट है, ठीक है, कीट है जुगनू। तो जुगनू जो है कीटों का एक परिवार है, इनके पंख होते हैं, और यह जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं और दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। प्रश्न अलग से पूछा जा चुका है आरओ में कि जुगनू की चमक जो होती है किस एंजाइम के कारण होती है, तो उसका उत्तर है ल्यूसीफेरस। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या? देखिए, जो अधिपादप होते हैं वो तो प्लांट के ऊपर प्लांट, ठीक है, जो एपीफाइड होता है, जैसे कि ये पौधा है तो इसके यहाँ पौधा होगा, और जो मरुद्भिद हो गए वो हो गए रेगिस्तान में उगने वाले पादप, कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, शैलोद्भिद यानी रॉक प्लांट, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो चट्टान पर उगने वाले पादप को बोलते हैं शैलोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन्य स्थिरीकरण जीवाणु क्या है इनमें? सहजीवी है, सी है इसका आंसर। देखिए, फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम जो है सहजीविता का जीवन यापन करते हैं, और एक और यह जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकरण के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। वहीं दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? पुष्पकलिका जो है वो लौंग है, बी है इसका आंसर। देखिए, लौंग जो है वो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। सदाबहार वृक्ष यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता इनको होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एफिफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, यानी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। देखिए, एपीफाइट वही प्लांट के ऊपर प्लांट है, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो भोजन खुद ही बना लेगा, वो छाया भी दे ही देगा दूसरों को, ठीक है, कोई चिड़िया यहाँ बैठ जाएगी आके तो उसको छाया तो दे ही देगा, खुद छाया के लिए थोड़ी है। यांत्रिक अविलंब इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अधिपादप यानी एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि इनमें होता है पर्णहरिम, और यह सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए जो है निर्भर रहते हैं, यानी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि मिट्टी में तो उगते नहीं है, इसलिए इनको वायवीय पादप यानी एरियल प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखें तो आर्किड का पौधा। 13वां प्रश्न है। निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद पटसन, सन, जूट, कपास नहीं है। तो सन हो गया, पटसन हो गया, जूट के तनों की रेटिंग से जो है रेशा प्राप्त किया जाता है, रेंटिंग से, जबकि कपास को फलों के स्थित बीज के बीजावरण में लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है इनमें से?
लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, सी है इसका आंसर। देखिए लेग हीमोग्लोबिन फली वाले पौधों जैसे कि अल्फा अल्फा या सोयाबीन की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, तो सी करेक्ट है। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या उत्पादन होता है इससे? मेथेन, एथेन, मेथेन, अम्ल, अल्कोहल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मेथेन। देखिए आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से जो है भिन्न होते हैं और इसके मीथोजेंस समूह एवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली के संस्थापक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, टी एच मॉर्गन, कैरोलस लीनियस, सी लीनियस यानी आर एच विटेकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 5 जगत वर्गीकरण आर एच विटेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इस वर्गीकरण में परिभाषित जो 5 जगत का नाम है वो है मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या माना था? कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण की विधि, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइज प्रोटीन हाइड्रोलाइज करता है? कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछने के तरीके चेंज करते हैं। ये प्रोटीन पाचक एंजाइम पूछ लेगा, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है ऐसे पूछ लेगा, तो पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, डी है इसका आंसर। देखिए पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का विखंडन करता है और जठर ग्रंथियां जो है वो पेप्सिन एंजाइम का स्राव करती हैं और जठर ग्रंथियां जो है कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं। वे पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइमों का स्राव करते हैं जो प्रोटीन का कार्य करते हैं। ठीक है, इसकी बात हो रही है वे का मतलब यहाँ। देखिए श्लेष्म झिल्ली में ग्रंथियां जो आमाशय का अस्तर करती हैं एक निष्क्रिय प्रोटीन का संचय करती हैं जिन्हें पेप्सिनोजन के रूप में जाना जाता है और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को आंशिक रूप से पेप्टाइड नामक छोटी इकाइयों में विघटित करता है। जो अदर ऑप्शंस थे, ठीक है, जैसे कि लाइपेज इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जाइमेज इसको पढ़ लीजिएगा और माल्टेज इसको पढ़ लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो आप पेड ग्रुप से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, केवल डीएनए की उपस्थिति, केवल आरएनए की उपस्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण जो इसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है यह है केवल डीएनए की उपस्थिति से ही हो जाएगा। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है एक हरे रंग का प्लास्टिड है जो एक पौधे की कोशिका के भीतर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। यह अर्ध स्वायत्त है और इसका अपना डीएनए है। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति बना सकता है और इसकी प्रतिलिपि बना सकता है यानी कॉपी बना सकता है। प्रतिकृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए एक डीएनए टेम्पलेट और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की मदद से अपनी प्रतिलिपि बनाता है और डीएनए की उपस्थिति ही क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उन्हें स्व प्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। केवल क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है, जो स्व प्रतिकृति में सहायता करते हैं। तो राइबोसोम भी होता ऑप्शन में तो करेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं था, केवल डीएनए सही है। बाकी आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए बैक्टीरिया, वायरस और वायरोइड्स की आनुवंशिक सामग्री है और यह डीएनए की तुलना में कम स्थिर है आरएनए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? डार्विन ने, लेमार्क ने, जॉर्ज पेलाडे ने, कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं कैरोलस लीनियस। राइबोसोम को सबसे पहले देखा था जॉर्ज पेलाडे ने। 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम, स्कूल में अगर आपने पढ़ा हो तो 70S प्रकार के, 80S प्रकार के। तो राइबोसोम कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं हैं। ये पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत 1953 में जॉर्ज पेलाडे के द्वारा सघन कणों के रूप में देखे गए थे। तो जॉर्ज पेलाडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के कार्यस्थल हैं, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण भी कहा जाता है। और कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S
70S 80S। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? सांप, केंचुआ, बंदर, मनुष्य। बंदर और मनुष्य स्तनधारी हैं तो फेफड़ों से सांस लेंगे ये। सांप स्कॉर्पियन फुफ्फुस से सांस लेता है, केंचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। तो केंचुआ एनेलिडा जाति में पाया जाने वाला एक ट्यूब के आकार का कीड़ा है और वे आमतौर पर मिट्टी में रहते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। किसानों का मित्र कहलाते हैं। स्कूल में पढ़ा होगा। बाकी सांप का जो श्वसन अंग है वो फुफ्फुस है। बंदर जो कि एक मैमल है, स्तनधारी है। मनुष्य, इन दोनों का श्वसन अंग फेफड़ा हो गया। केंचुए का हो गया त्वचा। तो 20 प्रश्न थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।